गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। मैं हूं प्रोफेसर हरेराम सिन्हा फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। बच्चों, यूजीसी नेट जेआरएफ इकोनॉमिक्स दिसंबर 2025 का एग्जाम अब बहुत ही नजदीक है। इसलिए अब हमारा फोकस एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन पे होगा। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ माइक्रो इकोनॉमी से जो डिमांड वाला चैप्टर है उससे हम 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बच्चों, बिना देर के हुए चलते हैं स्क्रीन पे। लेकिन उसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। बच्चों, बेल आइकन दबाना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करता हूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाता है। और हाँ बच्चों, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना भी मत भूलना। चल बच्चों, अब देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आपका आज का पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन द लॉ ऑफ डिमांड। निम्नलिखित में से कौन सा मांग के नियम को सबसे अच्छी तरीके से परिभाषित करता है। When प्राइस राइजेस डिमांड राइजेस, जब कीमत बढ़ती है तो डिमांड भी बढ़ती है। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब कीमत बढ़ती है तो डिमांड बढ़ती है क्या? बिल्कुल नहीं बढ़ती है, घटती है उल्टा। ठीक है, आगे देखिए। When प्राइस फॉल डिमांड फॉल, यानी जब कीमत गिरती है तो डिमांड भी गिरती है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। When प्राइस राइजेस डिमांड फॉल ceteris paribus, जब कीमत बढ़ती है तो मांग गिरती है शेष सब समान रहने पे। ये सही है, यानी सी वाला पार्ट डिमांड को सबसे अच्छी तरीके से डिफाइन करता है कि जब जब कीमत बढ़ती है यानी प्राइस जब बढ़ता है तो डिमांड घटता है। सेटरस पैरिबस, यानी अदर थिंग रिमेनिंग सेम। अब वो अदर थिंग कौन कौन से हैं आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि डिमांड को प्राइस के अलावा इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, सीजन एंड क्लाइमेट और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। तो लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि जितने सारे फैक्टर्स हैं प्राइस के अलावा उसमें कोई चेंज नहीं है, यानी वो कांस्टेंट है। तब यदि वो सारे कांस्टेंट हैं तब प्राइस के बढ़ने से डिमांड घटती है। तो यही लॉ ऑफ डिमांड को बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन कर रहा है। पहला क्वेश्चन डन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बच्चों, थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर देता हूं आपके लिए, देख सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड। निम्नलिखित में से कौन सा मांग का निर्धारक नहीं है। इनकम है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। टेस्ट एंड प्रेफरेंस, रुचियां और प्राथमिकताएं, ये भी है, डिमांड को अफेक्ट करते हैं। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, ये भी अफेक्ट करता है बच्चों। लेकिन सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट यानी उत्पाद की आपूर्ति डिमांड को अफेक्ट नहीं करती है। इसका मतलब आपका आंसर डी है। यहां पे क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं। लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट ओनली व्हेन, मांग का नियम केवल तब काम करता है जब अदर फैक्टर रिमेनिंग सेम, सभी अन्य कारक स्थिर होते हैं। अभी हमने आपको बताया था, आंसर आपका यही होगा। इनकम कीप चेंजिंग, नहीं, तब काम नहीं करेगा। पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, तब भी काम नहीं करेगा। आपूर्ति बढ़ती है तभी काम नहीं करेगा। यानी लॉ ऑफ डिमांड तभी काम करेगा जब प्राइस के अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं उनमें कोई चेंज ना आए। क्लियर है बच्चों। आंसर इसका होगा ए। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे, थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको। अब ये देखें क्या है क्वेश्चन। एन इंक्रीज इन डिमांड शिफ्ट द डिमांड कब, मांग में वृद्धि से मांग वक्र किस दिशा में खिसकता है। तो इंक्रीज इन डिमांड का मतलब होता है बच्चों कि सेम प्राइस पे
डिमांड ज्यादा हो जाना, यानी आप इसको इस तरीके से आप देख सकते हैं, सेम प्राइस पे डिमांड का ज्यादा हो जाना। ये देखिए, ये डिमांड है बच्चों आपका, ये प्राइस है पी नॉट, और ये है क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, अब सेम प्राइस पे डिमांड ज्यादा हो जाने का मतलब है कि सेम प्राइस पे अब यहां डिमांड हो गया Q1, यानी डिमांड कब शिफ्ट हो जाना। तो कहां पे शिफ्ट हुआ है? राइट की तरफ, ये दाहिनी तरफ शिफ्ट हुआ है। और डिमांड का घटना यानी डिक्रीज इन डिमांड लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है। डिक्रीज इन डिमांड कहां शिफ्ट होता है बच्चों? लेफ्टवर्ड, यानी सेम प्राइस पे क्या होता है बच्चों? ये इधर बढ़ा था और इधर घट गया। सेम प्राइस पे कम क्वांटिटी डिमांडेड होती है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे देखिए। इंफीरियर गुड आर दोज गुड हुज डिमांड, निम्न वर्गीय वस्तुएं वो होती हैं जिनकी मांग, देखिए राइज विद राइज इन इनकम, आय बढ़ने से बढ़ती है। फॉल विद राइज इन इनकम, आय बढ़ने से घटती है। इज नॉट अफेक्टेड बाय इनकम, आय से प्रभावित नहीं होती है। राइज विद फॉल इन इनकम, आय घटने पर बढ़ती है। क्या होती है बच्चों? इंफीरियर गुड को मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कि इनकम बढ़ने से उसकी डिमांड घटती है। तो यहां पे क्या है बच्चों? आपके सामने आंसर होगा बी, कि इंफीरियर गुड के केस में इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड इनवर्सली रिलेटेड होते हैं। समझ में आया बच्चों? इन उसके केस में, किसके केस में? इंफीरियर गुड के केस में इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड निगेटिवली रिलेटेड होते हैं, यानी इनकम के बढ़ने से क्वांटिटी डिमांडेड घटती है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, निम्नलिखित में कौन मांग की मूल्य लोच का प्रकार नहीं है, यानी किस तरह की इलास्टिसिटी हम नहीं पाया जाता है, किस तरह की प्राइस इलास्टिसिटी नहीं पाई जाती है। इसका सिंपल हिंदी यही हुआ, निम्नलिखित में से कौन सी मांग मूल्य लोच का प्रकार नहीं है? तो आप जानते हैं परफेक्टली इलास्टिक, यानी परफेक्टली इलास्टिक के केस में डिमांड कब ऐसा होता है, यहां पे क्या होता है? प्राइस इलास्टिसिटी इज परफेक्टली इलास्टिक। इनफाइनाइट, परफेक्टली इनइलास्टिक के केस में क्या होता है? वर्टिकल हो जाता है, यानी प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू 0। यूनिटरी इलास्टिक क्या होता है बच्चों? यूनिटरी इलास्टिक के केस में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है ना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ईपी इक्वल्स टू 1। ठीक है, एंड कांस्टेंट डिमांड, तो ये कोई इलास्टिसिटी नहीं है, आपका आंसर डी होता है, यानी कांस्टेंट डिमांड इलास्टिसिटी ऐसा कुछ नहीं होता है। यानी ये क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ प्राइस इलास्टिक डिमांड, तो कौन सा है? कांस्टेंट डिमांड इलास्टिसिटी ऐसा कुछ कंसेप्ट नहीं होता है। ठीक है बच्चों, तो आपका आंसर ये होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं, है ना। If price of the commodity increases by 10% and the quantity demand fall by 20%, demand is, यदि किसी वस्तु की कीमत 10% बढ़ती है और मांग 20% से घट जाती है, तो मांग कैसी होगी? इनइलास्टिक होगी, इलास्टिक होगी, यूनिटरी होगी, या फिर परफेक्टली इनइलास्टिक होगी? बता सकते हैं आप लोग? हमने आपको बताया है कि यदि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस होता है, तो उसको आप इलास्टिक, मोर इलास्टिक कह सकते हैं। यानी यहां पे आप देख सकते हैं, ये देखिए, परसेंटेज
change in quantity demanded is greater than percentage change in price है। यानी ये कितना है बच्चों? 20%। ठीक है, ये है 20%। ठीक है ना, ये है 20%। इज ग्रेटर देन चेंज इन प्राइस 10%। तो इसको आप क्या कहेंगे बच्चों? इसको आप क्या कहेंगे? ग्रेटर इलास्टिक या फिर इलास्टिक या फिर मोर इलास्टिक। तो आंसर होगा यहां पे बच्चों इलास्टिक, यानी लोचदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। When total expenditure remain constant despite the price change, elastic demand is, जब मूल्य परिवर्तन के बावजूद कुल व्यय स्थिर रहता है तो मांग की लोच क्या होती है? ये एक्सपेंडिचर मेथड वाला है बच्चों। आपको बताया होगा मैंने जब मैं पढ़ा रहा था आपको कि जब प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर इनवर्सली रिलेटेड होते हैं तो उस केस में आपके पास ग्रेटर इलास्टिक होता है। जब प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं तो उस केस में इनइलास्टिक होता है। एंड जब आप प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, सॉरी रेवेन्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आप उसे यूनिटरी इलास्टिक कहते हैं। यानी मैं उसको लिखता हूं यहां पर कि प्राइस, ये देखिए प्राइस एंड रेवेन्यू यदि डायरेक्टली रिलेटेड है, ये देखिए यदि ये डायरेक्टली रिलेटेड है, यदि ये डायरेक्टली रिलेटेड है ना, डायरेक्टली रिलेटेड है, तो प्राइस एंड रेवेन्यू डायरेक्ट रिलेटेड है, तो इसका मतलब क्या है बच्चों? ये यहां देखिए, इसका मतलब है प्राइस इलास्टिसिटी इज लेस देन 1। ठीक है, यदि प्राइस एंड रेवेन्यू इज इनडायरेक्टली रिलेटेड है, इनडायरेक्टली यानी इनवर्सली रिलेटेड, आप इसको इनवर्सली कह सकते हैं। यदि ये इनवर्सली रिलेटेड है, इनवर्सली रिलेटेड है तो इसको आप क्या कहेंगे? प्राइस इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1। ठीक है बच्चों, और यदि ये देखिए चेंज इन प्राइस, चेंज इन P does not affect revenue, then इसको क्या कहेंगे बच्चों? प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू 1, ये कहेंगे आप इसको। ये तीनों चीजें हमने आपको जब मैं पढ़ा रहा था आपको पूरा कोर्स, तो उसमें आपको सिखाया मैंने। तो ये क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा? देखिए प्लीज, जब मूल्य परिवर्तन के बावजूद कुल व्यय स्थिर रहता है तो इसको आप यूनिटरी इलास्टिक कहते हैं, इक्वल टू 1। इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1, तब इसको क्या कहेंगे बच्चों? इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए। डिमांड फॉर नेसेसिटी गुड इज यूजुअली, जो हमारी जरूरत की चीजें होती हैं उनका जनरली प्राइस बढ़ने से डिमांड घटता है, बट कंपैरेटिवली लेस से घटता है। तो यदि 10% से प्राइस बढ़ता है तो उसकी डिमांड 10% से नहीं घटेगी, उससे कम से घटती है। और यदि ऐसा होता है तो आप उसे लेस इलास्टिक कहते हैं, या आप कह सकते हैं क्या? ये देखिए परफेक्टली इनइलास्टिक नहीं होगा, परफेक्टली इनइलास्टिक भी नहीं होगा, रिलेटिवली इनइलास्टिक कह सकते हैं, अपेक्षाकृत अलोचदार। यानी 10% से प्राइस बढ़ा है तो डिमांड उससे कम से घटेगा, 10% से कम से 8%, 7%, 5%, 2% घट सकता है, तो उसे आप अपेक्षाकृत अलोचनीय कहते हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है ये, इफ प्राइस इंक्रीजेस फ्रॉम
22 20 से 22 बढ़ता है और क्वांटिटी डिमांडेड फॉल फ्रॉम 100 to 90। देख सकते हैं आप लोग। द प्राइस इलास्टिक डिमांड इज, यदि मूल्य 20 से बढ़कर 22 हो जाता है और डिमांड 100 से घटकर 90 हो जाता है, तो उसे उसे कौन सा इलास्टिसिटी कहेंगे? तो यहां पे देख सकते हैं, यहां पे चेंज इन प्राइस कितना है बच्चों? चेंज इन प्राइस 10% का है ना। एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितने का है? वो भी 10% का है। यानी चेंज इन प्राइस एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड दोनों ही सेम है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस दोनों ही बराबर है, इसलिए आप इसको यूनिटरी इलास्टिक कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? क्या कहेंगे आप इसको? ईडी, इसको आप कहेंगे ईडी इक्वल्स टू 1। क्या कहेंगे बच्चों आप इसको? ईडी इक्वल्स टू 1। यानी आंसर होगा यहां पे, ये 1.1 गलती हो गया है, इसका आंसर होगा 1। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, ये देखिए प्लीज, क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पे। Which method is used to measure price elasticity at a point on demand curve? मांग वक्र के किसी बिंदु पर लोच मापने की कौन सी विधि उपयोग में होती है? यानी आप यहां पे इसको इस तरीके से कह सकते हैं बच्चों कि ये देखिए, मान लेते हैं कि ये आपका एक डिमांड कर्व है ना बच्चों। इसको आप ए पॉइंट पे, ए पे, बी पे, सी पे, डी पे या फिर ई पे, आप किस विधि से आप इसके अनुसार डिमांड कर्व के हर पॉइंट पे इलास्टिसिटी डिफरेंट होती है, यानी हर पॉइंट पे इलास्टिसिटी डिफरेंट होती है। इसको आप किस मेथड से मेजर करेंगे? तो इसको आप कहते हैं पॉइंट मेथड। क्या कहेंगे बच्चे इसको आप? इसको आप कहेंगे पॉइंट मेथड। मैं आपको बताता हूं, इसको आप कहेंगे पॉइंट मेथड। और पॉइंट मेथड जो होता है बच्चों, पॉइंट मेथड जो होता है ना, उसका फॉर्मूला क्या होता है? लोअर सेगमेंट बाय अपर सेगमेंट। इसको मैं थोड़ा सा यहां पर लेता हूं। इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू होता है बच्चों, क्या देखिए, प्राइस इलास्टिसिटी होता है लोअर सेगमेंट ओवर अपर सेगमेंट। मान लीजिए कि आपको, ये देखिए, मान लीजिए कि आपको यहां पे बी पॉइंट पे, बी पे इलास्टिसिटी ढूंढना है, तो इसके नीचे वाला पार्ट और डिवाइड बाय इसके ऊपर वाला पार्ट, क्योंकि दोनों ही बराबर है, इसलिए बी पॉइंट पे इलास्टिसिटी 1 होगा। ठीक है। यदि आप ई पॉइंट पे देखें तो ई पॉइंट पे इलास्टिसिटी इनफाइनाइट होगा, और यहां पे देखें तो ई डी पे इलास्टिसिटी बिल्कुल 0 होगी। इसको मैंने आपको पढ़ाया अच्छी तरीके से, लोअर सेगमेंट ओवर अपर सेगमेंट, अपर सेगमेंट है। ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे देखिए प्लीज। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिटवीन टी एंड कॉफी इज, आप ये देख लीजिए। क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होता है बच्चों? कि एक प्रोडक्ट की प्राइस में चेंज आने से दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड में कितना चेंज आता है। तो आप टी एंड कॉफी जानते हैं सब्स्टिट्यूट गुड है। जब टी की प्राइस बढ़ेगी तो पब्लिक कॉफी की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यानी टी का प्राइस एंड कॉफी का डिमांड डायरेक्टली रिलेटेड है ना। ध्यान से सुनिए, जब टी यानी चाय की प्राइस बढ़ती है तो पब्लिक कॉफी की तरफ शिफ्ट हो जाता है, यानी कॉफी की डिमांड बढ़ती है। तो दोनों का पॉजिटिव रिलेशनशिप है। तो टी एंड कॉफी की जो डिमांड है वो क्रॉस इलास्टिसिटी है, वो पॉजिटिव है। ठीक है। इसमें इस तरह का भी क्वेश्चन आता है कि यदि इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी पॉजिटिव है तो ये प्रोडक्ट क्या है? सब्स्टिट्यूट है या फिर कंप्लीमेंट है या फिर अनरिलेटेड है। तो ध्यान से समझिएगा, यदि क्रॉस इलास्टिसिटी, ये देखिए, यदि क्रॉस इलास्टिसिटी
यदि क्रॉस एलास्टिसिटी इज पॉजिटिव, ठीक है, ये होगा सब्स्टिट्यूट। क्रॉस एलास्टिसिटी इज नेगेटिव, इसका मतलब होगा ये होगा कंप्लीमेंट, ठीक है। आप कंप्लीमेंट की यानी पेट्रोल एंड कार की बात है। जब पेट्रोल की प्राइस बढ़ेगी तो कार की डिमांड घटेगी, क्योंकि कार ड्राइव करना, पेट्रोल की प्राइस जब बढ़ती है तो कार को ड्राइव करना आपके लिए एक्सपेंसिव हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों। इस तरह के जो क्वेश्चंस है ना, मैं बहुत रिसर्चेस के बाद ये क्वेश्चन बनाया हूं, क्योंकि ये डिमांड वाला ही चैप्टर, मतलब एक चैप्टर से एक क्वेश्चन है। कल मैं लेकर के आऊंगा वो वाला कॉस्ट एंड प्रोडक्शन से, सॉरी कंज्यूमर थ्योरी से, क्योंकि इसके बाद कंज्यूमर थ्योरी होगा, डिमांड के बाद कंज्यूमर थ्योरी होगा, तो कंज्यूमर थ्योरी से क्वेश्चन लेके आएंगे। बहुत रिसर्च के बाद इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं कि आपके एग्जाम को डायरेक्ट हिट करें, ठीक है। आगे देखिए, ना ज्यादा टफ होता है और ना ही ज्यादा इजी होता है। याद रखिए क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, इफ इनकम इलास्टिक डिमांड फॉर इंफीरियर गुड इज, हीन वस्तुओं की आय लोच क्या होती है। इंफीरियर गुड की इनकम इलास्टिसिटी क्या होती है बच्चों। जब इनकम बढ़ेगा तो इंफीरियर गुड की डिमांड घटेगा, यानी निगेटिव रिलेशनशिप होता है, यानी उनकी इलास्टिसिटी नेगेटिव होती है। क्या होती है बच्चों, इनकम इलास्टिसिटी यहां पे नेगेटिव होती है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन में। द कंसेप्ट ऑफ डिमांड वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, मांग की लोच की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी। तो आप सभी जानते हैं अल्फ्रेड मार्शल। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों। अल्फ्रेड मार्शल ने इलास्टिसिटी की कंसेप्ट दिया था। यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्लीज। क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, इफ डिमांड इंक्रीजेस बाय 25% when price fall by 10%, what is the price elastic of demand। यदि मूल्य में 10% की कमी से मांग में 25% की वृद्धि होती है तो उसे क्या कहते हैं। आप देख सकते हैं आप यहाँ पे, बहुत सिंपल सा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यहां पे क्या है बच्चों, 25%। क्या है बच्चों, 25%, है ना, विच इज ग्रेटर देन 10%, है ना। तो इसको क्या कहेंगे आप, इसको आप कहेंगे ना कि प्राइस इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1। क्या होगा बच्चों, प्राइस इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1। अब ये है कितना, अब आप इसको इलास्टिसिटी कैलकुलेट भी करना है। तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि इलास्टिसिटी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं बच्चों। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, यानी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब इसकी वैल्यू डाल दीजिए, वैल्यू डालेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 डिवाइड बाय 10, सो ये कितना हो गया, 2.5। तो प्राइस इलास्टिसिटी की वैल्यू जो हुई यहां पे कितना हुआ बच्चों, कितना हुआ, दैट विल बी 2.5। इज दैट क्लियर बच्चों, 2.5 प्राइस। इस तरीके से भी कैलकुलेशन के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17, if price of a good increase by 15% and the total revenue increases, what is the nature of demand। यदि किसी वस्तु की कीमत में 15% की वृद्धि होती है और कुल राजस्व बढ़ता है तो मांग की प्रकृति क्या है। 15% की प्राइस बढ़ने से रेवेन्यू बढ़ता है, मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप है, प्राइस एंड रेवेन्यू का डायरेक्ट रिलेशनशिप। इसका मतलब इलास्टिसिटी क्या है, लेस इलास्टिक है। इसका मतलब क्या है, अलोचदार है, इनइलास्टिक डिमांड है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइस ऑफ ए गुड डिक्रीज बाय 5%, टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन सेम। ये एक्सपेंडिचर में है,
व्हाट इज द इलास्टिसिटी? किसी वस्तु की कीमत में 5% की कमी होती है और कुल व्यय सेम रहता है तो लोच क्या है? मैंने अभी आपको इसी वीडियो में शुरू में बताया था कि यदि प्राइस के चेंज होने से रेवेन्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसका मतलब वो यूनिटरी इलास्टिक है ना? तो यहां पे यूनिटरी इलास्टिक का मतलब एकात्मक लोच। ठीक है बच्चों, इसका मतलब एकात्मक लोच यानी यूनिटरी इलास्टिक। तो बच्चों आज के इस लेक्चर में इतना ही। बच्चों कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।